नमस्कार, मैं शिवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो सत्र में। और आज का ये जो वीडियो सत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है भविष्य की दृष्टि से, हमारे समाज की दृष्टि से, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और जिस एक खास पहलू पर, जो एक खास समस्या है आज हमारे समाज की, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए। हम आपको इस वीडियो सत्र में बहुत सारी बातें ऐसी बताने वाले हैं जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और साथ साथ में इस कोरोना से बच सकते हैं और ही साथ साथ में दूसरे को भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। वास्तव में कोरोना है क्या? तो यह एक तरह का वायरस है। आपको पता है कि वायरस को मारने की कोई जैसी दवा नहीं होती, वायरस को नष्ट नहीं कर सकता, इससे बस आप बच सकते हैं। तो वायरस, ये जो वायरस है ये जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। जानवरों में फैल सकता है, मनुष्यों में फैल सकता है। साथ साथ में आप जिस भी वस्तु को छुएंगे उससे ये फैल सकता है। तो ये सबसे पहले कोरोना प्रभावित करता है हमारे श्वसन तंत्र को। हमारा श्वसन तंत्र इससे सबसे पहले प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले दो तरह के सिंड्रोम होते हैं जिनको हम बोलते हैं सार्स और मर्स। ठीक है, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले जो दो समस्याएं हैं वो क्या हैं, दो सिंड्रोम्स हैं, वो हैं मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं हम इसको, मर्स बोलते हैं, और सार्स बोलते हैं। सार्स का ही एक रूप है ये कोविड-19 जिसको हम कोरोना वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इस कोरोना वायरस की और हमें इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है इस वीडियो सत्र में। आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जब ये वायरस जो मनुष्यों में या जानवरों में फैल सकता है संपर्क में आने के साथ में, ध्यान रहे कि यह कोरोना वायरस तभी फैलता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएंगे जो पहले से कोरोना वायरस से संक्रमित है। जो इससे संक्रमित है उसी से आपको यह संक्रमण फैल सकता है, अन्यथा आप इससे बिल्कुल सुरक्षित हैं अगर आप उससे कुछ हद तक दूरी बनाए हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र को प्रभावित करने की। जो कोरोना होता है सबसे पहले आपको ये क्या करता है, आपके लिए आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं, दो सिंड्रोम्स होते हैं जिनको हम मर्स और फिर सार्स बोलते हैं। सार्स को हम सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोलते हैं, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मर्स बोलते हैं हम मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आपको एक बार मैं पुनः बता दूं, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, हमारी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए हमारे साथ में वीडियो में। तो ये बात हो गई सिंड्रोम्स की कि कोरोना कौन से सिंड्रोम, कोरोना किस सिंड्रोम का कारण है, वो है सार्स, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है आपके वुहान शहर जो चाइना में है। ठीक है, दिसंबर 2019 से ये शुरू होता है। सामान्य लक्षणों में अगर हम बात करें कोरोना की कौन कौन से ऐसे सामान्य लक्षण हो सकते हैं, तो बुखार हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, जुकाम हो सकता है, सूखी खांसी भी आ सकती है। ये इसके सामान्य लक्षण हैं। कभी कभी सांस लेने में तकलीफ, जब ये ज़्यादा अपने संक्रमण को फैला रहा होता है तो सांस लेने में तकलीफ़ें बढ़ना शुरू होती हैं, नाक बहनी शुरू हो जाती है और साथ ही साथ में गले में खराश आने जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आप इन सभी से बचने के लिए आप कहवा पी सकते हैं। ठीक है, आप ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो आपको खराश ना उत्पन्न करे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके जो ज़्यादा समस्याएं करता है कोरोना, वो सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों को, जिनकी प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इम्यून सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा शक्ति कमज़ोर है, जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति है वो कमज़ोर है, वो इन्हीं को ज़्यादा संक्रमित करता है। ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ होगा, हृदय की समस्या होगी, या फिर वो बीपी के मरीज होंगे जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ऐसे लोगों में संक्रमण फैलना कोरोना का वो ज़्यादा संभावित होता है। ऐसे लोग ज़्यादा इससे संक्रमित होते हैं। बात हमने करी कि ये कहाँ पर ज़्यादा फैलता है, तो बूढ़े लोगों में, क्योंकि बूढ़े लोगों की जो मीन्स प्रतिरक्षा शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर हो चुका होता है। ठीक है, तो वो उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। बहुत हद तक जो युवा हैं वो इससे बचे होते हैं। युवाओं में क्या होता है, प्रतिरक्षा शक्ति प्रबल होती है, इम्यून सिस्टम उनका काफ़ी स्ट्रांग होता है, ये उनको जल्दी प्रभावित नहीं कर पाता अगर वो अपनी एक सामाजिक दूरी मीन्स उचित सामाजिक दूरी को बनाकर रखते हैं, तो उनमें ज़्यादा संक्रमण होने की समस्याएँ नहीं होती हैं। इसके बचने के तरीके पर मैं आपसे बात कर लूँ, बचने का तरीका क्या हो सकता है। सबसे प्रथम जो सर्वप्रथम उपाय है कि आप अपने आप को सामाजिक दूरी बना के रखिए, दूसरे से दूर रहिए। सामाजिक दूरी का तात्पर्य आप किसी से बहुत ज़्यादा कलेक्शन गैदरिंग मत करिए, कहीं पर कोई इस तरह की मीटिंग मत अटेंड करिए जहाँ पर बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल या ज़्यादा संख्याओं में लोग जुड़े हों, वहाँ पर आप उससे बचे रहने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं और भी बहुत सारे जो तरीके बताए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर बताया है या फिर WHO ने बता रखा है, उसमें से मैं भी आपको कुछ बताता हूँ। हाथों को साबुन से नियमित धोते रहें, लगातार अपने हाथों को धोते रहें। ठीक है, साबुन से। आँख और नाक आँख, नाक और मुंह को छूने से लगातार बचते रहें। इनको आप हमेशा बार बार छूने से बचते रहें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। एक बार अपना
बचने के जो तरीके हैं, आसान तरीकों में सबसे आसान तरीका आप सामाजिक दूरी बना के रहें। आप किसी के पास नहीं जाएंगे, कोरोना आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा। आप अगर उसको आमंत्रित नहीं करेंगे, आप उसको निमंत्रण नहीं देंगे, वो आपके पास आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वह आपका एक ऐसा अतिथि है जो आपके ही आमंत्रण का इंतज़ार करता है। जब तक आप उसको आमंत्रित करके और जाके उसको रिसीव करके लेके नहीं आते हैं, तब तक वो आपके पास बिल्कुल आने वाला नहीं है। तो आप किसी से भी संपर्क में आने से बचिए, हाथों को नियमित धुलते रहिए, आँख नाक मुँह को छूने से बचते रहिए और साथ ही साथ में सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करिए। मैंने इस वीडियो सत्र को जिस लिए बनाया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने के वास्ते, मैं जिस पहलू पर मैं बहस करने वाला हूँ, आपसे मैं बात करने वाला हूँ, जिसको लेकर के मैं यहाँ पर आया हूँ, वो क्या है कि हम इसकी आगामी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं कि जो ये कोविड-19 है, जिससे हम बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। आज की डेट में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। बताया जा रहा है करीब करीब 15 से 17 लाख लोग पूरे विश्व भर में इससे प्रभावित हो चुके हैं और करीब 2 लाख मौतें हो चुकी हैं। आज की डेट जो आज की तारीख है 26 अप्रैल में कम से कम 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और 15 से 17 लाख लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जैसे कि WHO की जो रिपोर्ट है। तो इतने लोगों की संक्रमण, यह एक महाविनाश का कारक है, एक महाविनाश का सूचक है। जो इतने सारे लोग संक्रमित हो चुके हैं, अगर ऐसी मौतें होती रहीं तो फिर यह अपने आप में एक प्रलय जैसा ही रूप ले लेगा। तो हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो आगामी समस्याएं हैं और साथ साथ में अभी जो समस्याएं हैं हम उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, इतने सारे लोग संक्रमित हो चुके हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आए हुए हैं और आपसे निवेदन है कि आप अपनी जो सामाजिक दूरी, जो हमने बचने का सबसे पहला तरीका बताया, आप इसको बना के रखिए। किसी से भी, वो कोई भी हो, यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्यों से ही दूर रहिए। लोगों में एक डिस्टेंस बना हो, एक गैप बना हो, एक दूरी बनी हुई हो, आप उनसे बिल्कुल दूर रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे कुछ दिन तक संपर्क नहीं बनाएंगे, कुछ दिन तक आप उनके साथ में नहीं रहेंगे तो आपको कोई ऐसी समस्या होने वाली है। अगर ज़िंदगी रहती है तो आप हमेशा उनके साथ में बने रहेंगे, आराम से अपनी जो भी ज़िंदगी है उसको आप बिताएंगे। तो सबसे पहले अपने जीवन को बचाना और साथ साथ में दूसरे को भी बचाना, क्योंकि अगर आप उसको छुएंगे, आप संक्रमित है तो वो संक्रमित होगा, वो दूसरे को संक्रमित करेगा। इस तरह से एक जो इसका नेटवर्क है वो बहुत जल्दी से फैल जाएगा। पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश इसमें खतरे में आ सकता है। तो हमने जैसा कि अभी देखा, हाल ही में कुछ लोगों की गलतियों, महज कुछ लोगों की गलतियों की वजह से भारत में जो एक स्थिति थी, अपने देश की जो स्थिति थी, यहाँ पर अभी कुछ बात कर ली जाए 28 या 29 मार्च तक, 3 मार्च तक की यहाँ पर जो रिपोर्ट थी बहुत ही कम थी। कुछ गिने चुने लोग इससे संक्रमित थे पूरे देश में। जो 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला देश है, यहाँ पर महज 300 के आसपास की जो जनसंख्या थी वो इससे प्रभावित थी। और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि ये 17,000 और 18,000 फैल चुका है, 25,000 हो चुका है। बहुत तेज़ी से संक्रमित हुआ। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से उन्होंने इसको मीन्स सावधानी से या फिर इसको उतना मीन्स सीरियसली नहीं लिया जितना उन्हें लेना चाहिए था। तो अब बात करते हैं इसके हम आगामी जो समस्याएं होने वाली हैं वो समस्याएं क्या हैं। देखिए, सबसे पहले क्या समस्या होने वाली है वो है कृषि उत्पादों की कमी। अगर लॉकडाउन रहेगा, हर कोई घर में रहेगा तो उसे खाने की ज़रूरत है, और अगर उत्पादन नहीं होगा तो कृषि उत्पादों की सबसे पहले कमी हो जाएगी। और भी पता है आपको, लॉकडाउन में औद्योगिक जो उत्पाद है उनकी कमी होगी, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी कारखाने हैं, उनको बंद कर दिया गया है। तो उत्पादन नहीं हो रहा है, रोजगार की समस्या है, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। लोग अपने घर मीन्स अपने काम को छोड़ करके, जितने भी इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने वाले लोग हैं, कंपनियों में वर्क करने वाले लोग हैं, जितने भी वहाँ पर मीन्स एम्प्लॉइज़ हैं, वो सभी उनको काम से बेदखल किया जा रहा है। वो लोग काम छोड़ करके घर पर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट नहीं चल रहा है, बाजार नहीं चल रहा है। तो जो भी ये उत्पाद है उनकी बिक्री नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा। तो कंपनियाँ विवश होकर के लोगों को अपने काम से निकालेंगे। अब बात करिए, अगर रोजगार छूटता है, कृषि उत्पादों की कमी तो हो गई, अगर रोजगार छूटता है तो लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक तंगी आएगी, मंदी भी आएगी। बात समझ आ रही? आर्थिक तंगी आएगी, मंदी आएगी। और फिर बात करते हैं हम, जब कहीं आर्थिक तंगी आती है किसी भी समाज में तो फिर वहाँ पर क्या होता है, सामाजिक दंगे हो जाते हैं। आर्थिक तंगी के होने के साथ साथ आपको हमने बताया कि यहाँ पर कृषि उत्पादों की भी कमी होने वाली है, और यहाँ पर फिर जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनकी भी कमी होने वाली है। तो हमारा जो हमारी जो ये पहल है आपसे कि जब सामाजिक दंगे होंगे तो फिर आप देखेंगे वहाँ पर अपराध जैसी भी स्थितियाँ शुरू होंगी। क्योंकि जब भोजन की कमी होगी, जिसको हम कृषि उत्पाद बोल रहे हैं, भोजन की कमी होगी, पैसे की कमी होगी, आदमी घर पे रहेगा, वो काम नहीं करेगा, उसको बेरोजगार कर दिया गया है, वो घर पे रहेगा, तो आपको पता है कि वो समस्या ज़्यादा होने वाली। सबसे बड़ी जो बात हम यहाँ पर करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है औद्योगिक उत्पादों की कमी और यहाँ से लोगों को काम से निकाला जाना। कि हर कोई व्यक्ति, जितने भी औद्योगिक उत्पाद हैं, जहाँ पर उद्योग हो रहा है, जहाँ पर निर्माण हो रहा है, उन सभी को स्थगित कर दिया गया है।
निर्माण उद्योग दोनों को स्थगित करने से, बंद करने से समस्या हुई रोजगार की। बहुत सारे लोग जो बेरोजगार होकर के घर पर आ रहे हैं, जो अपने घरों पर जा रहे हैं, वापस रह रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनको बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनके पास में जो एक आर्थिक समस्या है, जो सबसे बृहद समस्या होने वाली है, वो खड़ी हो जाएगी कि वो अपने जो नियमित पर डे की जो ज़रूरत के सामान है उसको वो किस तरह से खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, कुछ दिन तक सरकार सहायता उनकी कर सकती है, कर भी रही है, सरकार के पास बहुत सारे फंड है, वो उसको करेगी भी, लेकिन कहाँ तक वो कर पाएगी जब इन सामानों की बहुत ज़्यादा कमी होने लगेगी, हर किसी के पास में पैसे की कमी होने लगेगी, हर किसी के पास में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी कमी होने लगेगी, सरकार उसकी पूर्ति कैसे करेगी, इस पर हम बहस करने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में सामाजिक दंगों का होना स्वाभाविक है। जब कहीं पर वस्तुओं सेवाओं की समस्या होती है, उसकी कमी होती है, तो वहाँ पर सामाजिक दंगे होते हैं, और सामाजिक दंगे वो और भी गंभीर होकर के अपराध जैसी समस्या बन जाते हैं। और जब अपराध होने लगता है तो ये समाज के लिए काफ़ी प्रलंकारी जो विनाशकारी होने लग जाता है, प्रलंकारी होने लग जाता है। तो मैं ये बात करूंगा इस वीडियो सत्र में कि अगर ऐसी स्थिति होती है, हर कोई एक दूसरे का सामान छीनने लगेगा, जिसके पास कोई सामान नहीं है, पर डे की आवश्यक की वस्तुएं, पर डे की जो आवश्यक वस्तुएं वो नहीं है, वो दूसरे का सामान छीनने लग जाएगा, दूसरे का पैसा छीनने लग जाएगा, तो फिर परिस्थिति बदल जाएगी, स्थिति परिस्थिति में बदल जाएगी, और परिस्थितियाँ किसी के लिए विकट समस्याएँ होती हैं। हमारा जो कहने का मतलब है, मैं जो इस वीडियो सत्र में बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, मैं किसी को किसी को ये नहीं कहना चाहता कि वो ऐसा कुछ करने वाला है, मेरा किसी को आहत करने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। मैं आपको बस इसकी जो होने वाले संभाव्य चीज़ें हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्या कुछ होने वाला भविष्य में। तो जब ऐसी अपराध जैसी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी तो क्या होगा, लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगेंगे, तो लोग एक दूसरे से सामान छीनने लगेंगे। ऐसा 1930 में हो चुका है। ऐसा ये मैं नया नहीं बता रहा हूँ, इतिहास बताता है। मैं इतिहास का छात्र हूँ, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, तो इतिहास में बताया गया कि इतिहास में 1930 में क्या हुआ था, बहुत बड़ी मंदी आ चुकी थी, और उस मंदी में लोग एक दूसरे के सामान को छीनने, वहाँ पर सामाजिक दंगे होने जैसी बहुत सारी परिस्थितियाँ जन्म हुई थी। यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। और यहाँ पर जब ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, आप उसका आकलन कर सकते हैं। हमारे भारत देश में जहाँ की जनसंख्या 130 करोड़ है, इस 130 करोड़ जनसंख्या को, इसका पालन पोषण किस तरह से किया जाएगा, सरकार किस तरह से करेगी, जिसके पास में एक निश्चित संसाधन है, गिने चुने संसाधन, उन संसाधनों में रह करके लोगों की पूर्ति कैसे होगी। आप इस बात का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि इतने सारे कुछ स्थितियां सभी सामान्य होने के बाद भी आप देखते हैं कि सड़कों पर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिनके पास खाने रहने जैसी कोई चीज़ें नहीं है। अब जब वो सारी चीज़ें बंद हैं, जहाँ से उनका कुछ मिल सकता था, उनको खाने पीने के सामान मिल सकते थे, सब कुछ बंद हो चुका है, वो कहाँ जाएंगे। जो काम करने वाले लोग हैं हमारे यहाँ पर, जो अर्थव्यवस्था है वो उसका 20%, पूरी अर्थव्यवस्था का मीन्स 100% में अगर हम बात करें, 100% की अर्थव्यवस्था का जो 80% है वो भारत के 20% लोगों के पास में है, और जो 20% अर्थव्यवस्था है, 20% पैसा है, वो भारत के 80% लोगों के पास में है। अब ये जो 80% लोग हैं, इनके पास में जो 20% पैसा है, इसको ख़त्म होने में, ये 20% पैसा ख़त्म होने में बिल्कुल देरी नहीं लगेगी। सरकार इनको कहाँ तक खिलाएगी, इनके साथ में क्या होने वाला है, ये एक विकट समस्या। और ऐसे लोग सामाजिक दंगे करने में बिल्कुल नहीं चूकते, ना तो चुकेंगे ही, और अपराध जैसी समस्या का होना लगभग तय है। तो मैं जो इस वीडियो सत्र में आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जो कर सकते हैं, हमारे जो कर्तव्य हो सकते हैं, जिससे हम अपने समाज को बचा सकते हैं, ऐसे सामाजिक दंगे ना हो, ऐसे अपराध ना हो, और ये बिल्कुल ना हो। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि कोई भी ऐसी दवा नहीं ढूंढी जा चुकी है, आज की डेट में अभी तक कोई भी ऐसी दवा नहीं ढूंढी गई जिससे क्या हो, इन सारी चीज़ों को बचाया जा सके, मीन्स आप कोरोना पर नियंत्रण पा सकें। ऐसी कोई भी दवा अभी तक फ़िलहाल नहीं खोजी गई है, सिर्फ और सिर्फ इसके जांच करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। आप जांच करवा सकते हैं, आपको पता लग सकता है कोरोना है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, ये चीज़ें आपको पता लग सकती हैं। अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसमें उस व्यक्ति को कोरोना के कोई लक्षण ना मिलते हुए भी वो कोरोना से संक्रमित है। तो बहुत ज़्यादा परिस्थितियां गंभीर होने वाली हैं। ऐसे में हमारा आपका जो कर्तव्य बन जाता है, सबसे पहले हम अपने घरों में रहें। मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूँ, आपसे जो अनुरोध करना चाह रहा हूँ, विनती करना चाह रहा हूँ, घरों में रहिए, सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखिए। बहुत आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, जिसके बिना बिल्कुल न चलने वाला हो, तो आप सामान लेने के लिए सिर्फ घर का एक व्यक्ति बाहर जाए, और उसको, क्योंकि जब एक ही व्यक्ति बाहर जाएगा उसको आप आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं, ज़्यादा समस्या नहीं होगी आपको। और
साथ ही साथ में कृषि उत्पादों को भी बढ़ाने में मदद करें, अन्यथा भूखमरी फैल जाएगी और भूखमरी फैलेगी तो सामाजिक दंगे होंगे, सामाजिक दंगे होंगे तो अपराध बढ़ेगा और अपराध बढ़ेगा तो आपको पता है कि महाविनाश होने लग जाएगा। और ऐसा ना हो इसके लिए हमारे लिए आवश्यक है फिर से कि हम घरों में रह करके सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और लोगों को इसके बारे में भी आगाह करिए, लोगों को भी वीडियो को शेयर करिए, वो लोग भी देखें, समझें और जानें कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो कहीं ना कहीं अंधकारमय है और उस अंधकार को हम प्रकाश में बदलने के लिए जो एक ये सामाजिक दूरी है इसको हम बना करके रखें, दूसरों से दूर रहें। धन्यवाद।